हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव सर एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे थे दोस्तों। और प्री ब्लॉक जो है डिस्कस कर रहे थे हम, जिसके अंदर ग्रुप 14 तक जो है हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर जो है हम ग्रुप 15 यानी कि जो आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है इसके इसके अंदर दो ग्रुप रह गए हैं, उसको जल्दी हम डी ब्लॉक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसे मैंने बात की, हम बात करने वाले हैं आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स या ग्रुप 15 एलिमेंट की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पिछले ग्रुप्स के अंदर देखा है, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं। तो जैसे ही और सीरीज था, उसके अंदर भी हमने एक फिक्स पैटर्न देखा था ग्रुप 13 के अंदर, 14 के अंदर की जो पहले के दो एलिमेंट्स थे उसके अंदर डी और एफ जो ब्लॉक हैं वो नहीं प्रेजेंट थे, डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं था, और लास्ट का जो एलिमेंट था उसमें एफ के जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी प्रेजेंट हो गए थे। ऐसे ही इसके अंदर भी होगा। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव the element of this group all have 5 electrons in their outer cells of the atoms। तो ये हम जानते हैं भाई, क्योंकि ग्रुप 15 की बात हो रही है। और अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वहां पर आपको एस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो है 5 वैलेंसी ये शो करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जो मैक्सिमम जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 है। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दियर बैलेंस सेल इज NH2NP3। तो NH2NP3 5 का टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा विच इज कंसिडरेबल स्टेबल एज द s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड वाइल p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। सो यहाँ पर जो पिछला हम ग्रुप है उससे थोड़ा एक चीज चेंज देखने को मिलती है कि यहाँ पर NS2 और NP3, तो बी में जो है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जब पी में होते हैं, टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर हैं तो इसका मतलब ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं आप जानते हैं कि वो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो इस कारण से ये इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ जाता है, जैसे कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर जो है इसमें अंतर पड़ जाता है ग्रुप 14 के मुकाबले। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और याद रखने के लिए ट्रिक मैंने आपको पहले भी बता रखी है, क्या थी आपकी, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार, ये मैंने आपको बता रखी है ट्रिक। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही मैंने बताया कि जो पहले के दो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आपका केवल s और p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो बीच के एलिमेंट्स हैं उनमें आपके d ऑर्बिटल्स के 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मिल जाते हैं, और केवल लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको उसमें f के भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन की यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3 से लेकर और +5 तक आप देख सकते हैं। और उसके अलावा फास्फोरस 3 और 5 2 शो करेगा। तो उस और बाकी के जो ये 3 है ये आपके 3 जो है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और ये 3 शो करते हैं क्योंकि जो दो एलिमेंट एस के हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। ये मैं आपको पिछले उसके अंदर भी बता चुका हूं कि जो डाउन द ग्रुप जाने पर नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपेक्षाकृत जो हैं उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो देखा जाता है कि जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट रहते हैं, जिसके कारण से केवल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए 3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक त्रिज्या जिसको हम कहते हैं। ओके, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस एज वन डिसेंड डाउन द ग्रुप। तो इसमें भी वही होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ना। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, बट इन इंक्रीज इन द रेडियाई फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ इज स्मॉल।
सो ये बात हम जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रेंड भी देखे हैं कि पहले के जो दो एलिमेंट होते हैं इनके बीच अपेक्षाकृत जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इंक्रीज जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है कोवेलेंट रेडियाई के अंदर। मैंने बताया था ना, साइज का जो अंतर है वो पहले दो एलिमेंट्स के बीच में थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में। बाकी उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप, उनके बीच में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है साइज के अंदर, तो इसीलिए जो आयनिक रेडियाई है उसमें भी उतना ज्यादा कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा की। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14, जो कि अभी अभी हमने बात की कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो हाफ फील्ड जो पी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण। सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी of group 15 elements is much higher than that expected from the trends in the same periods of periodic table. This is because the extra stability associated with half filled p orbitals and smaller atomic size. तो ये बात हमने अभी अभी डिस्कस की थी कि अपने ग्रुप के अंदर अगर हम इसको पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो पिछले इस सेम पीरियड में इससे पिछले से और इसमें जाने पर काफी अंतर जो है देखने को मिल जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में। और उसका कारण वही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स की, और साथ के साथ आपका साइज जो है एटम का स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14 या 13। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो इसके अंदर क्या ट्रेंड होता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे ऊपर से नीचे तक, तो यहां पर हमारे पास हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे आगे हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर भौतिक गुणों में देखते हैं, सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन इज अ गैस, ये हम जानते हैं, एंड एग्जिस्ट इज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एंड एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रोपिक्स फॉर्म। और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड हैं, उनके कुछ एलोट्रोपिक्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका अगर हम बात करें फास्फोरस की तो उसकी रेड फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है ना, ब्लैक फास्फोरस होता है। ये सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हम आगे भी देखेंगे, तो ये इस तरीके के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। द एलिमेंट्स शो द यूजुअल ट्रेंड्स इन विच मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जैसे पिछले उसमें हुआ था कि डिसेंडिंग द ग्रुप जाने पर आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि सबसे ऊपर के हम एलिमेंट देखते हैं जहां पर कौन कौन से हैं हमारे इसमें, आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो आपको क्लियरली नॉन मेटल दिखेंगे। जब हम उससे नीचे आते हैं आर्सेनिक बिस्मिथ पे आते हैं, एंटीमनी देखते हैं, तो वो आपके मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। और बिस्मथ जब हम सबसे नीचे आते हैं तो वो पूरी तरीके से एक तरह से मेटल है। ओके, सो द N and P आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड Sb मेटलॉइड्स, एंड बिस्मथ इज अ ट्रू मेटल्स। तो ऊपर से नीचे आने पर हमें क्लियर ट्रेंड दिखता है कि हम नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों की यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसमें बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनन ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, दे एग्जिबिट अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 5 टुवर्ड्स ऑक्सीजन बाय यूजिंग ऑल 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्मिंग द बॉन्ड। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैक्सिमम 5 जो है शो करता है, वो भी केवल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, जिसके साथ वो अपने पांचों इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बना लेता है। उसके अलावा नाइट्रोजन यहाँ पर एक वेरियस रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करती है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर देखी जाती है, जैसे कि अगर हम NH3 अमोनिया के अंदर बात करें तो -3 शो करता है। हाइड्रोजन की N2H4 के अंदर देखें तो -2 शो करता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर NH2OH के अंदर बात करें तो -1 है। निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे N को अगर मैं X मान लूं तो ये X अगर 3 है और इस 3 इंटू +1 यानी कि +3 और उधर जाके क्या हो जाएगा -3। इस प्रकार से हम सबकी निकाल सकते हैं।
अगर हम इसमें देखें तो जीरो हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे N2O2 इनमें जीरो होती है। यहाँ पर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर +1 है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ये दिखा रहा है NO के अंदर +2, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर ये दिखा रहा है +3 जो कि HNO2 के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा +4 दिखा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड मैक्सिमम जो +5 शो करेगा वो आपका नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के नाम से जिसको जाना जाता है उसमें शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रेंज जो है आपके नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स में शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट की -3 से लेकर +5 तक। ओके, बाकी और एलिमेंट्स तो हमने देख चुके हैं कि 3 और 5 ही शो करेंगे, जिसमें जो डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट वो मैक्सिमम 3 जो है शो करेंगे। यहाँ पर देखिए इस टेबल के माध्यम से समझते हैं, ये है आपके पूरा ग्रुप। उसके अंदर हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर पहले दो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो कोवेलेंट रेडियाई है उसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि वही है कि एटॉमिक साइज के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद का जो इंक्रीज है वो उतना कंसिडरेबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, और वो भी उस एटॉमिक नंबर के अंदर इंक्रीज के कारण ही देखने को मिलता है। यहाँ पर दूसरा, अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो इसके अंदर भी कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिलता है, और ये एसबी एंटीमनी है, इसके अंदर यहाँ पर आयनिक रेडियाई में इतनी कमी इसके स्ट्रक्चर के कारण देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऑलमोस्ट हाई है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वो नीचे होती जा रही है, क्योंकि सबसे ये हाई तो इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम भी तो इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एटम जब इंक्रीज होता चला जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की पकड़ से जो है वो बाहर निकलता चला जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आयनाइजेशन एंथैल्पी में कमी देखने को मिलेगी। ओके, और ये पॉलिंग का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो भी आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज देखने को मिलता है, जैसे जैसे साइज का इंक्रीज होता है। ये हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट देखिए, डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म a compound is of -3 oxidation stage is decreases because both size and metallic character increases, as increases in the stability of +3 oxidation state is due to the inert pair effect। जो अभी अभी हमने बात की कि +3 वाले की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर जो अंदर का 2 इलेक्ट्रॉन है एस में, ये क्या करेगा, ये पेयर्ड ही रहेगा, और पेयर्ड रहने के कारण ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो केवल 3 जो इलेक्ट्रॉन जो पी में बचे हुए वो ही पार्ट लेंगे। ये पेयर जो है इनर्ट रहेगा, इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। मैं पहले भी बता चुका था आपको कि 13, 14, 15, 16 इन सारे ग्रुप्स के अंदर आपको डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट्स दिखेंगे उन सब में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे एनोनिमस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन अपना इतना एक डिफरेंट बिहेवियर शो क्यों करता है, इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका रीजन क्या हो सकता है। द प्रिंसिपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन आर बिलो। सबसे पहले बात करेंगे एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स, द एबिलिटी टू फॉर्म दीज बॉन्ड्स डिमिनिश्ड डाउन द ग्रुप। सो सबसे पहले तो वही है कि ये पीपाई पीपाई यानी कि जो डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा है, इस कारण से कंपाउंड्स में ये क्लियरली दिखता है, जैसे NO हो गया, NO2 हो गया, इस तरीके के कंपाउंड्स ये बनाता है जहां पर ये पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पर ये डिमिनिश होते जाता है, यानी उसमें कमी आती जाती है। दूसरा, द एब्सेंस ऑफ लोअर लाइंग 3D ऑर्बिटल्स इन द नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऊपर वाले, जब हम फर्स्ट उसमें बात करते हैं नाइट्रोजन में, तो उसके अंदर आपका जो 3D ऑर्बिटल्स हैं ये एब्सेंस है, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ज्यादा नंबर ऑफ ये उतने ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड नहीं बना पाता है जितने कि बाकी बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है एनोनिमस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। पहली बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी। The elements all forms volatile hydrides of EH3 type। तो EH3 टाइप के हाइड्राइड्स ये फॉर्म करते हैं, which is poisonous foul smelling gases on descending the group from NS3 to BiH3
द हाइड्राइड्स बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो आसानी से PS3 टाइप के जो है हाइड्राइड बना लेता है ये AS3 टाइप के, लेकिन जो बनाने की एक टेंडेंसी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिफिकल्ट होती चल जाती है। यानी कि नाइट्रोजन के और आपके फास्फोरस के इनके बनाना आसान है, लेकिन जब हम नीचे नीचे जाएंगे तो उनके हाइड्राइड फॉर्म करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप E2O3 एंड E2O5। तो दो प्रकार के ऑक्साइड ये फॉर्म करेगा, एक तो E2O3 टाइप के और E2O5 टाइप के। तो ये आपको बता दिए थे पहले भी कि 3 और 5 जो है इसकी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो टेंडेंसी है वो 3 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट की है। तो इसीलिए ये E2O3 और E2O5 प्रकार के जो ऑक्साइड्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड सच एज N2O, NO, NO2, N2O4 आर नॉन। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे जाते हैं। द ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of an element is more acidic than oxide of lower oxidation state। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एलिमेंट होगा वो ज्यादा एसिडिक इन द नेचर होगा बजाय लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे अब हम रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन्स, हेलोजन की तरफ रिएक्टिविटी। ऑल द पॉसिबल ट्राई हेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb यानी कि एंटीमनी आर नोन। तो इन सभी के हेलाइड्स पाए जाते हैं, ट्राई हेलाइड बेसिकली। द ट्राई हेलाइड एक्सेप्ट PF5 आर ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन कीपिंग द एलिमेंट्स इन एक्सेस। तो डायरेक्ट हेलोजनेशन करेंगे तो हमें ट्राई हेलाइड जो है मिलते हैं, एक्सेप्ट जो फास्फोरस है उसका जो है ट्राई हेलाइड आसानी से फॉर्म नहीं होता है। एज एन एक्सेस ऑफ हेलोजन गिव्स पेंटाहेलाइड, अगर हम एक्सेस कर देते हैं तो उसमें आपको पेंटाहेलाइड भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। द नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। ओके, सो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बनेंगे वो लीस्ट स्टेबल होंगे। दो NF3 यानी कि नाइट्रोजन का जो ट्राई फ्लोराइड बनेगा वो स्टेबल है। दीज ट्राइहेलाइड आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट लाइक NH3 हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं NH3 का क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर विद वन पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। द एक्सेप्शन इंक्लूड्स BiF3 विच इज आयनिक, Sb इज इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर। तो बेसिकली जितने भी आपके इसके ट्राई हेलाइड बनेंगे वो प्रीडोमिनेंटली कैसे होंगे, वो इन नेचर में आपका कोवेलेंट होंगे, है ना। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें तो जो BiF3 है ये आयनिक इन द नेचर है, और Sb का जो फ्लोराइड है वो आपका इंटरमीडिएट कैरेक्टर का शो करेगा, यानी कि कोवेलेंट और आयनिक के बीच का कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल्स, मेटल्स की तरफ क्या रिएक्टिविटी है। द ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। तो बेसिकली आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये एलिमेंट्स आपके आसानी से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोजन एटम्स में गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फॉर्मिंग आयनिक नाइट्राइड्स कंटेन N3 नेगेटिव आयन। तो जहां नाइट्रोजन की बात आती है तो वो भी क्या करेगा, उसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इस कारण से आयनिक नाइट्राइड्स जो है वो फॉर्म करेगा। N3 नेगेटिव टाइप के जो आयंस हैं ये बना सकता है अपने नाइट्राइड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसको इससे स्टेबिलिटी मिलती है, नोबल गैस का कैरेक्टर वो हासिल करता है। आयनिक नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय मेटल्स which have low ionization enthalpies, and they form nitrides with higher lattice enthalpies like LiNS3, BeNS2, Mg3N2, CaN3N2। यानी बेसिकली नाइट्रोजन जो है अलग अलग प्रकार के जो हमारे ये मेटल्स हैं इन सभी के साथ आसानी से नाइट्राइड्स जो है वो फॉर्म करेगा, और ये सभी हाई लैटिस एंथैल्पी वाले होंगे, यानी कि काफी इनकी लैटिस ऊर्जा जो है काफी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइनाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस
विच इज डायमैग्नेटिक। हम जानते हैं कि N2 हमेशा N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है और डायमैग्नेटिक इन द नेचर है। ये कैसे पता चलेगा? आप इसका MOT यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। द N2 molecules contain triple bond and triple bond N, which is a short bond length of 1.09 पिकोमीटर। तो आपका इस प्रकार से ये एग्जिस्ट करता है। हम जानते हैं दोनों के मध्य जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है ताकि दोनों अपने अपने जो आउटर जो ऑक्टेट्स हैं उसको कंप्लीट कर पाए। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन अगर हम बात करें, इट कैन बी प्रिपेयर बाय वेरियस मेथड्स। वेरी फ्यू N2 यानी कि डाइनाइट्रोजन कैसे तैयार की जाएगी? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। तो ये आपका सोडियम एजाइड है या बेरियम एजाइड जो भी कहिए, तो सोडियम एजाइड को चाहे आप गर्म करें या बेरियम एजाइड को करें, दोनों को गर्म करने के बाद ये इस प्रकार से टूट जाता है, सोडियम अलग हो गया और ये डाइनाइट्रोजन हमें मिल गई। ऑल्सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये देखिए NH4NO2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो नाइट्रोजन अलग हो गया डाइनाइट्रोजन और इससे वाटर निकल गया। ठीक है, यूजेस की बात करें कैसे यूज होता है, नाइट्रोजन यानी कि डाइनाइट्रोजन प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोस्फियर फॉर वेरियस रिएक्शंस। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं उनके लिए एक इनर्ट एटमोस्फियर ये तैयार करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। सो एक इनर्ट एनवायरनमेंट तैयार करता है और अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए यूज किया जाता है वाइडली इन द सिंथेसिस ऑफ अदर केमिकल्स। ओके, सो इस प्रकार से इसका ज्यादातर इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे अमोनिया की ही। अमोनिया अकर्स नेचुरली इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डिके ऑर्गेनिक मैटर विच नाइट्रोजनस लाइक यूरिया। तो यूरिया जैसे किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन अगर हम कर दें तो उसमें हमको यहाँ पर ये अमोनिया प्राप्त होता है। जैसे ये आपका NH2CO NH2 NH2CO NH3, ये क्या है? आपका यूरिया है और जब हम इसका थर्मल इसका डिके करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर है इसका डिके होगा तो यहाँ पर ये आपका अमोनियम का कार्बोनेट बना दिया और साथ के साथ हमारे पास ये अमोनिया गैस प्राप्त हो गई, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से अमोनिया बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें अमोनिया की, और अमोनिया यानी NH3 इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑर्डर। तो पंजेंट ऑर्डर होता है इसका, यानी कि एक अजीब सी जो पंजेंट किस्म की ऑर्डर यानी कि स्मेल होती है। द गैस इज क्वाइट पॉइजनस एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 34.5 डिग्री सेल्सियस एंड 77.8 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। सो काफी अच्छा मतलब ऊंचा जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। द रीजन इज NH3 has a high boiling point and is much less volatile than expected. That is hydrogen bonding in liquid state. तो नाइट्रोजन NH3 का स्ट्रक्चर की बात करें तो लिक्विड स्टेट के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग यानी एज बॉन्डिंग जो है क्लियरली देखी जाती है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो है लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया में आइदर be described as a trigonal pyramidal or tetrahedral with one position occupied by the lone pair। तो हमने पहले भी बात की थी NH3 में एक लोन पेयर होता है, जिसके कारण से अगर हम बात करें BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ड्यू टू द रिपल्सन इन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 109.9 डिग्री 27 मिनट टू 107 डिग्री 48 मिनट। सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल के अंदर ये डिक्रीज देखने को मिलता है और ये किसके कारण है? ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ओके, एंड रेगुलर टेट्राहेड्रन शेप इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। ओके, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो है शेप आपको देखने की मिलती है अमोनिया की, जहां पर ये देख सकते हैं आप कि ये एक लोन पेयर है, जिसके कारण से इसकी जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उसकी रिपल्सन के कारण कुछ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हमें प्राप्त हुई है। और यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 और एक ये बॉन्ड 4, तो इसलिए sp3 जो है आपका
हाइब्रिडाइज होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूज की बात करें, अबाउट 75% ऑफ अमोनिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो काफी बड़ा भाग इसका फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है अमोनिया का, आपने सुना भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। सबसे पहले डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं N2O, है ना, इसके ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है। कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ NH4NO3, है ना। तो अमोनियम जो नाइट्राइट है उसके सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी कहिए उसको प्राप्त हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। द मॉलिक्यूल इज लीनियर एज एक्सपेक्टेड फॉर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स NNO रादर देन द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल NON। तो बताओ यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये फेवर नहीं करा बल्कि ये फेवर किया, जबकि ये क्या करता है, सिमेट्रिक को शो करता है। ये यहाँ पर एसिमेट्रिक है लेकिन तभी भी ये वाला जो है स्ट्रक्चर शो ये यहाँ पर करता है, यानी इसको फेवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर अदर जो है ऑक्साइड्स की बात करें नाइट्रोजन की, तो सबसे पहले तो वही है नाइट्रस ऑक्साइड जो अभी हमने बात की, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा N ट्रिपल बॉन्ड N और एक जो बचा हुआ लोन पेयर है उसने डायरेक्ट दे दिया O को, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दूसरा है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जहां जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो N2O3 को बोला जाता है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं दो आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्ट डोनेट ऑक्सीजन को किया जाता है। ठीक है, +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगेन आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या आपके पास N2O4 जिसको हम डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं NO2 स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और सिमिलरली आपके पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस प्रकार से होता है, दो आपके पास ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं और दो ऑक्सीजन आपके डायरेक्ट एक एक लोन पेयर को ले रहे हैं जिससे कि यहाँ पर उप सह संयोजक बंध यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, तो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, काफी इंपॉर्टेंट है, HNO3 जिसको कहते हैं। HNO3 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड में से एक है नाइट्रिक एसिड, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अगर हम बात करें HNO3 was originally made from NaNO3 and concentrated H2SO4। तो आपका सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 जो कंसंट्रेटेड है इनका जो है इनके मिक्सचर से ये बनता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्शन हुई और NaHSO4 और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ। कमर्शियली जो है वो भी बनाया जा सकता है, कैसे, इट कैन बी प्रिपेयर कमर्शियली बाय ओस्टवार्ड प्रोसेस। तो ये ओस्टवार्ड जो प्रक्रिया है या ओस्टवार्ड प्रक्रम जो है इसका विस्तृत जो है आपके सिलेबस के अंदर होता है, जिसमें कि बतौर स्ट्रक्चर बनाकर जो है इसको दिखाया जाता है कि कैसे प्रिपेयर की जाती है इससे आपके नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम इसका अलग अलग रिएक्शन देखें तो सबसे पहले 2NH3, ये NH3 होगा, तो ये NH3 का O2 से रिएक्शन कराएंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और H2O हो जाएगा, गैस निकलेगी। फिर यहाँ पर ये NO गैस का रिएक्शन कराएंगे अगेन O2 से, ये NO2 में चल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर उसका जो डाइऑक्साइड है उसका फिर अगेन वाटर में हाइड्रोलाइज कराएंगे और ये चेंज हो जाएगा HNO3 और HNO2 के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन ये कुछ इस प्रकार से होगी, NH3 + 2O2 और ये बना दिया है आपका नाइट्रिक एसिड और वाटर। ठीक है, इस तरीके से ये नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है किसका, नाइट्रोजन का। अगर हम यूज की बात करें, नाइट्रिक एसिड फाइंड एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स जो है उसको बनाने के जो है काम आता है नाइट्रिक एसिड। डाइज यानी कि एनिलीन हो गया आपका, एक्सप्लोसिव जैसे TNT हो गया, इन सब में ये काम आता है।
इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड एज वेल एज पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को बनाने के भी काम आता है। तो काफी ज्यादा वाइड जो है नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके अलावा लेबोरेटरी में कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये आप सब जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस, ये और फॉस्फोरस की फॉर्म्स। Phosphorus is solid as room temperature. The three allotropic forms of phosphorus are white, red and black. तो तीन प्रकार के फॉस्फोरस होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। जहां पर जो P है यानी कि फॉस्फोरस, वो क्या है, एक सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस की। इफ अ व्हाइट phosphorus is heated about 250 degree Celsius or a lower temperature in higher pressure of sunlight, then red phosphorus is formed. तो इसको 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो और रेड फॉस्फोरस आपके पास तैयार है। दिस इज पॉलीमेरिक सॉलिड विच इज लेस रिएक्टिव देन विथ व्हाइट फॉस्फोरस। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे रेड फॉस्फोरस का, तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए P4 होता है आपका रेड फॉस्फोरस और ये अलग अलग चेन इसकी इस प्रकार से जुड़ती चली जाते हैं। तो ये पॉलीमेरिक एक स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है, यानी पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। हालांकि ये लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू व्हाइट फॉस्फोरस। ओके, विच इज लेस रिएक्टिव इन व्हाइट फॉस्फोरस। अगेन हम हीटिंग करेंगे अगर व्हाइट फॉस्फोरस को अंडर हाई प्रेशर, सो रिजल्ट इज हाई पॉलीमराइज्ड पी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक फॉस्फोरस। तो अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को अंडर हाई प्रेशर जो है रिएक्ट करवाएं या हीट करवाएं, तो उस स्थिति में हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेड फॉस्फोरस हो गया और ये हो गया आपका ब्लैक फॉस्फोरस। इस प्रकार का इसका एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फीन PS3। ये भी फास्फोरस का एक अच्छा कंपाउंड है। फॉस्फीन PS3 कैन बी फॉर्म आइदर बाय हाइड्रोलाइजिंग मेटल फॉस्फाइड्स सच एज N3P और कैल्शियम का जो फास्फेट हो गया विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। तो इनसे बनाया जा सकता है कैसे, ये आपका फॉस्फाइड्स है किसका, कैल्शियम का, जिसको कि हमने वाटर से रिएक्ट कराया और ये PS3 यानी कि फॉस्फीन के अंदर चेंज हो गया और साथ के साथ हमारे पास कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। इसी प्रकार से ये आपका रेड फॉस्फोरस है, इसको जब हमने एल्कली से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी चेंज हो गया है किसके अंदर, फॉस्फीन के अंदर, PS3 के अंदर, और ये NaS2PO2 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये फॉस्फीन है PS3, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। यूजेस की बात करें, द फॉस्फीन इज यूज्ड एज अ फंजेंट इन द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मतलब जो अलग अलग प्रकार के फंगी और वो और चीजें होती हैं उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है ना, फंजिएंट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस के भी हैलाइड होते हैं। फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप ऑफ हैलाइड्स। तो बेसिकली दो प्रकार के हैलाइड बनेंगे, एक तो ट्राई बनेगा और दूसरा पेंटा। तो ट्राई PX3 टाइप के और PX5 टाइप के जो हैलाइड ये फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें P4, अगर हम का एक क्लोराइड की बात करें, तो ये 6Cl2 के प्रेजेंट में PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड फॉर्म करता है, यानी कि बेसिकली ट्राई हैलाइड फॉर्म किया है इसने फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस ऑल्सो रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड टू फॉर्म PCl3। तो PCl3 यानी कि अगेन ट्राई जो क्लोराइड है फॉस्फोरस का वो बनाया जा सकता है विद रिएक्ट, अगर हम इसको कराएं थायोनिल क्लोराइड से। ये कराया रेड फॉस्फोरस को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन, और ये हमारे पास बन गया PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये हो गया आपका PX3 टाइप का हैलाइड फॉर्म करा इसने। इट इज इफ द लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लो है, विद अ पिरामिडल शेप इन विच P इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर हम PS3 के स्ट्रक्चर की बात करें या PCl3 जो ट्राई हैलाइड ये फॉर्म कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से होगा जैसे PCl3, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका, जहां पर एक जो है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो शेप है वो कैसी है, पिरामिडल शेप कहा जा सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
PCl5 is the most important pentahalide and is made by passing Cl2 into a solution of PCl3 in presence of CCl4. तो अगर हम PCl3 पर Cl2 जो है वो पास कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये आपका PCl5 यानी कि पेंटा क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्राई और पेंटा दोनों प्रकार के हैलाइड बना सकता है। इट इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इन गैस फेज। तो गैसियस फेज के अंदर इसका स्ट्रक्चर PCl5 का कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। इन द स्ट्रक्चर 3 इक्वाटोरियल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट वाइल with bond length 202 picometer while 2 axial position have the same bond angle 240 picometer। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि 3 जो आपका एक्सियल एंगल हैं कुछ इस प्रकार के, है ना, इक्वाटोरियल एंगल, तो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो तो इक्वल होगा कितना? 202 पिकोमीटर। और जो आपके ये दो लगे हुए हैं हेलोजन्स, ये एक्सियल पोजीशंस पे हैं, इनका एक जैसा बॉन्ड लेंथ होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्फोरस के एसिड सीरीज। तो फास्फोरस के कुछ एसिड होते हैं फेमस, जैसे कि ऑर्थो फास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड भी इसको कहा जाता है, H3PO3। ठीक है, H3PO3 कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम द OH ग्रुप, यानी कि 2 OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा? बेस टू डाई बेसिक हो जाएगा। एंड 1 रिड्यूसिंग H, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, जो कि pH वाला हाइड्रोजन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो तो कौन से वाले OH के साथ जो जुड़े हुए हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन हो गए, और ये वाला जो है रिड्यूसिंग वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डाई बेसिक होता है क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपके पास है हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड विच इज नॉन एज H3PO2। H3PO2 contains phosphorus in oxidation state +1 and has 1 oxygen atom less than the orthophosphorus acid। So basically यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी ये +1 है, 1 ऑक्सीजन एटम जो है कम होगा ऊपर वाले से, और इट कैन बी प्रिपेयर बाय एल्कली हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोरस। तो ये रेड फॉस्फोरस है, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये चेंज हो गया PH3 के अंदर, और H3PO2 यानी कि हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड इसमें बनेगा। मोनोबेसिक इन द नेचर होगा क्योंकि एक ही जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो रिड्यूसिंग वाले H हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तीसरा है आपके पास फॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड सॉरी, H4P3O5। H4P2 सॉरी P23 कह रहा हूं, ये P2 है। H4P2O5 contains 2 acidic hydrogen atom the OH group यानी and 2 reducing H that is PH hydrogen। it is also diabasic in the nature। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, दो तरफ से आपके 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, डायबेसिक है, और 2 आपके पास ये हाइड्रोजन है डायरेक्ट वाले, तो ये रिड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पायरो फॉस्फोरस एसिड होता है जो कि डायबेसिक इन द नेचर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये फॉस्फोरस के एसिड्स भी देख लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतनी ही बातें करेंगे, जितनी भी चीजें जो हैं आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। ठीक है, तो जल्दी मैं आपके बीच में नया वीडियो लेके आऊंगा ग्रुप 16 से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी के इतना काफी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।